न्यूटन के गति के द्वितीय नियम हम पढ़ने वाले हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, दूसरा नियम में न्यूटन जी ने क्या बताया, इसको जानेंगे हम। ठीक है, तो न्यूटन जी ने दूसरे नियम में बताया कि जैसे कि यहाँ पर हमने नोट किया है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि जनरली कोई वस्तु कहीं रखी गई है, स्थिर है, तो अगर उस पर हम बल लगाते हैं तो वो गतिशील हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अगर दौड़ रही है और उस पर हम सामने से बल लगा दें तो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन, जबकि पहले नियम में बताया गया था, न्यूटन ने पहले नियम में बताया कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगा दिया जाए, या गति की अवस्था में है तो तब तक वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर उसको गति यानी न रोक दिया जाए, परिवर्तित न कर दिया जाए। तो फर्स्ट कंडीशन में था। बट उसी से रिलेटेड दूसरा भी कंडीशन उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु खड़ी है या दौड़ रही है, जैसे भी है, तो करा किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। अब गति में परिवर्तन होने का तात्पर्य है कि अगर वो दौड़ रही थी तो रुक जाएगी, या दौड़ रही है और तू पीछे से बल लगा दिया तो और गतिशील हो जाएगी, बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा भी परिवर्तन हो सकता है। या सामने से बल लगाया तो रुक जाएगा, या रुका हुआ है तो दौड़ने लगेगा, गतिशील हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने कंडीशन बताया। कहा कि गति परिवर्तन का अर्थ क्या है भाई, गति परिवर्तन का अर्थ ही है कि वस्तु में त्वरण का उत्पन्न होना। वो वस्तु क्यों गतिशील हो जा रही है, गतिशील होने का क्या मतलब है, जब हम बल लगा रहे हैं तो गतिशील हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। जबकि ये पहले कंडीशन में ये नहीं बताए थे कि त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ पर थोड़ा सा नई बात उन्होंने जोड़ दिया कि जब हम किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने का मेन कारण है त्वरण उत्पन्न होना। अब वो त्वरण प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है तो गतिशील यानी जो वस्तु है वो बहुत तेजी से गतिशील हो जाएगी, यानी उसके गति में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन वो त्वरण जो है अगर माइनस में लग जाता है तो वो वस्तु जो गतिशील अगर है तो रुक जाएगी, मंदन उत्पन्न होगा। यानी जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं, यानी जो वाहन है और उसका ड्राइवर जो उसको चालन करने का कार्य करता है, चलाने का कार्य करता है, तो अगर उसको स्पीड में और जाना है, बहुत तेज़ी से गाड़ी चलानी होती है, तो गाड़ी का जो एक्सीलरेटर होता है उसको बार बार दबाने का कार्य करता है, बार बार एक्सीलरेटर लेता है ताकि उसमें अधिक से अधिक त्वरण उत्पन्न हो और गाड़ी अधिक तेजी से गति करे। लेकिन जब उसको रोकना होता है तो ब्रेक लगाता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो उस गाड़ी में मंदन उत्पन्न होती है। यानी मंदन मतलब उसके जो पहिए हैं, पहिए पर ब्रेक लगाता है और वो घर्षण उत्पन्न कर देता है। घर्षण उत्पन्न होने के कारण उस पहिए की गति कम हो जाती है, जो गति रहती है, गतिशील अवस्था में रहती है, वो उसमें कमी कर देता है। ठीक है, और कमी हो जाने के कारण वो गाड़ी धीरे धीरे रुकने की अवस्था में हो जाती है। यानी जब ब्रेक लगाता है तो मंदन उत्पन्न होता है, एक्सीलरेटर लेना वो बंद कर देता है, एक्सीलरेटर में कमी कर देता है, तो गाड़ी रुकने की अपेक्षा यानी रुक जाती है। एक अवस्था आता है जहाँ जाकर वो रुक जाती है, मंदन कार्य करता है। लेकिन एक्सीलरेटर लेता है तो उसके गति में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। तो देखो, जब तूने बल लगाया, ब्रेक लगाया, तो बल लगा ना ब्रेक लगाते समय, तो क्या हुआ, उसके गति में परिवर्तन हो गया। यानी दौड़ रहा था तो रुक गया, एक्सीलरेटर लिया तभी तो बल लगाया, तभी उसके गति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यानी जैसे ही परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है कि उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण कैसे उत्पन्न होता है,
उन्होंने डिफाइन किया। फर्स्ट कंडीशन में बताया कि जब एक ही पिंड पर भिन्न या विभिन्न परिमाण के बल लगाकर, यानी अलग अलग प्रकार के बल लगाते हैं। पिंड हमारा एक ही वस्तु है जिस पर हम बल लगाने वाले हैं। तो कह रहा कि जब एक ही पिंड पर और विभिन्न परिमाण के बल लगाकर पिंड में उत्पन्न त्वरण को मापा जाता है। कभी बारी बारी से हम भिन्न भिन्न प्रकार के बल लगाकर और उसमें कैसा त्वरण उत्पन्न होगा। कभी हम ज़्यादा बल लगा दिए तो उसके गति में कुछ और परिवर्तन होगा, कम बल लगाएं तो उसके गति में कुछ और परिवर्तन होगा, बल ही ना लगाएं तो उसके गति में कुछ और परिवर्तन होगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के परिमाण का बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण जो उत्पन्न होता है उसको अलग अलग तरीके से क्या किया जा रहा है, मापा जा रहा है। तो कह रहे प्रत्येक दशा में त्वरण जो होता है, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। तो जो त्वरण होता है ए, तो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी त्वरण कब उत्पन्न होगा, आप कितना बल लगा रहे हैं उस पर वो निर्भर करता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हमने ऐसे देखो नोट किए हैं, ए अनुक्रमानुपाती याव, ठीक है। यानी लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है या उत्पन्न हुआ त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वो बल पर डिपेंड करता है कि कितना त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल आप अपने समान चाल से बढ़ रहे हो चलाते हुए, लेकिन पीछे से कोई व्यक्ति बहुत तेजी से आपको क्रॉस कर दिया, आगे गया, तो आप उसको पकड़ने के लिए आप अपने साइकिल का जो पैडल है उसको बहुत तेजी से चलाना शुरू कर दोगे, अधिक बल लगाओगे ताकि अधिक दबाओगे ताकि हम उस व्यक्ति को पकड़ सकें। तो आपने बल लगाया, तो जैसे ही अधिक पैडल आप मारने का काम करोगे तो आपके साइकिल में त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण क्यों उत्पन्न हुआ, तूने अधिक बल लगाया, ठीक है, तब जाकर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो त्वरण का संबंध बल से है या बल का संबंध त्वरण से है, ठीक है। तो यानी उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कंडीशन में उन्होंने बताया कि जब विभिन्न द्रव्यमानों के पिंडों पर, अभी देखो जिस पर आप बल लगा रहे हैं वो कोई द्रव्यमान रहा होगा, कोई वस्तु रही होगी जिस पर आप बल लगाने का कार्य किए। तो विभिन्न प्रकार का, अब अलग अलग वजन का ना वो द्रव्यमान हो सकता है, उसका भार अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हो सकती है। तो कह रहा है कि जब विभिन्न द्रव्यमानों के पिंडों पर समान परिमाण का बल लगाया जाए और वस्तु छोटी है तभी आप उतना ही बल लगा रहे हैं और वस्तु बड़ी है तभी आप उतना ही बल लगा रहे हो, यानी आपके बल लगाने में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वो वस्तु छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ही कह रहा था कि विभिन्न द्रव्यमान के पिंडों पर समान ही परिमाण का बल लगाकर पिंडों में उत्पन्न त्वरण को मापा गया। मान लीजिए कि अगर मान लो हम एक बस को धक्का दे रहे हैं, तो 2-4-10 लोग मिलकर बस को अगर धक्का देते हैं तो उसको धक्का दे देंगे और स्थिर है तो गति की अवस्था में आ जाएगी। क्यों आ गई, क्योंकि हमने बल लगाया। लेकिन उतना ही लोग अब दूसरे प्रकार की वस्तु है, जैसे ट्रेन है, अब चलो ट्रेन को धक्का देते हैं, तो 2-4 लोग ट्रेन को अगर धक्का देंगे तो अपने स्थान से हिल वो नहीं करेगी। अब देखो तुम्हारा वस्तु भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन जितने लोग बस को बल लगाए, बस को बल लगाकर धक्का दिए और उसमें परिवर्तन कर दिया, त्वरण उत्पन्न कर दिया, लेकिन उतना ही लोग और उतना ही बल लगाकर ट्रेन को धक्का दे रहे हैं, जबकि उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। तो देखा गया कि जब बस को धक्का दिया गया तो उसमें कुछ अलग प्रकार के त्वरण उत्पन्न हो गए, आज जब ट्रेन को धक्का दिया गया तो उसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न हुआ। या मान लो बस की अपेक्षा ट्रक को अब धक्का दीजिए, तो ट्रक अगर ओवरलोड है, उस पर सामान कुछ लदे हुए हैं, तो वो अगर वो परिवर्तित होता है तो बस की अपेक्षा कम होगा, ठीक है। या किसी दीवार पर 2-4 लोग बल लगाते हैं तो हो सकता है वो दीवार गिर जाए, या हो भी सकता है दीवार न गिरे, लेकिन आपने तो बल लगाया। अब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा तो अब बात की बात है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है कि
कि उस द्रव्यमान का परिमाण कितना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब हम विभिन्न द्रव्यमानों के पिंड पर समान परिमाण का बल लगाकर और पिंड में उत्पन्न त्वरण को मापा जाता है, तो प्रत्येक दशा में यह देखा गया कि त्वरण पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो त्वरण उत्पन्न होता है तो उस द्रव्यमान के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो हमने लिखा यहाँ पर अनुक्रमानुपाती था तो ए और अनुक्रमानुपाती का सिंबल देकर एफ लिखे, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लिखा है तो ए और यह सिंबल लगाकर व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो 1/m लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कंडीशन होता है। अब हमको देखना है कि यानी ए, एफ और यम में संबंध क्या है। न्यूटन जी ने दूसरे नियम में द्रव्यमान, त्वरण और बल में संबंध को स्थापित किया। क्या, देखो कैसे, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए यहाँ अनुक्रमानुपाती एफ है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती यम है। तो अगर इनको अगर कंपेयर करें तो लिख सकते हैं ए अनुक्रमानुपाती क्या, एफ इंटू 1/m, तो हो जाएगा ए अनुक्रमानुपाती एफ बाई एम। ठीक है, अगर यहाँ देखो यहाँ भाग दे रहा है ना, तो इस साइड आकर इनसे क्या कर लेगा, यानी ऐसे हो जाएगा एम ए अनुक्रमानुपाती एफ। ठीक है, ये आकर के नोट कर सकते हो एफ अनुक्रमानुपाती एम ए। ठीक है, अगर या करके आप लिख सकते हैं इसको एफ इक्वल टू के एम ए, जहाँ के क्या है, नियतांक है, के नियतांक है। के नियतांक हो गया। अब देखो, अब लेकिन के लिख दिए हम, के की वैल्यू क्या होगी, तो प्रत्येक दशा में वो अलग अलग क्या कर रहे हो, अरे देखेंगे तो प्रत्येक कंडीशन में उसका मान अलग होगा। अब यहाँ पर क्या होगा वो देखा जाए। अगर सपोज डैट हम मान लेते हैं कि एफ बराबर 1 न्यूटन, ठीक है, एफ की वैल्यू 1 हो और एम का मान भी 1 हो, द्रव्यमान है केजी में देखा जा सकता है, त्वरण ए की वैल्यू भी 1 हो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर पुट कर दिया जाए तो एफ के जगह पर हम लिख देते हैं 1, के इंटू 1 इंटू 1, तो बताओ के की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1। अगर 1 न्यूटन का बल हम किसी द्रव्यमान पर लगा रहे हैं तो के की वैल्यू क्या मिल गया, तो 1 उठाकर यहाँ अगर रख लेते हैं तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, यानी के जो है हट जाएगा, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, न्यूटन जी गति के दूसरे नियम में यही स्थापित किया कि बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी वस्तु में आप कितना त्वरण यानी कितना बल लगा रहे हैं, आपके बल लगाने से वो कितना त्वरित हो सकता है। मान लीजिए कि हम अकेले किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो उसमें हम त्वरण उत्पन्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे बल पर डिपेंड करता है। तो हम कितना बल लगाएं, तो अगर हम मापना चाहते हैं कि हमारे बल से वो आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, तो उसका द्रव्यमान कुछ होगा, उस गाड़ी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उस पर हमने बल लगाया, तो अगर वो अपने स्थान से गतिशील हो गया, हट गया, इसका मतलब हमने त्वरण उत्पन्न किया। ठीक है, तो द्रव्यमान आपने हिला दिया तो त्वरण उत्पन्न किया। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण वो किसके बराबर होगा, आपके लगाए गए
बल के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान पता है, त्वरण पता है, तो आप बल ज्ञात कर सकते हैं, या बल पता है, द्रव्यमान पता है और चाहते हैं कि कितना हमने त्वरण उत्पन्न किया, तो आप त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। या बल, अगर बल और त्वरण पता है और उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, तो आप इसी फार्मूले से द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात, अगर आप निकालना चाहते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, तो जनरली इसके पहले भी हमने आपको बल का मात्रक बता दिए थे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, या देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बल का मात्रक बराबर, देखो द्रव्यमान का मात्रक केजी, ठीक है, गुणे न है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है बल का मात्रक। बल के मात्रक न्यूटन भी कह सकते हैं या डाइन भी कहते हैं। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होता है, या ऐसे जनरल बता सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये द्रव्यमान बल का मात्रक होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम अगर प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, जो देखिए। देखिए, ये उदाहरण है जो अभी अभी बताए हैं, जो फार्मूला है F बराबर ma, तो उसी पर एक एग्जांपल दिया है। कह रहा है कि 0.5 kg का एक ठोस मेज पर रखा हुआ है। मान लो आधा किलो का कोई वस्तु है, ठोस है, एक कॉपी किताब कुछ भी हो सकता है, या कि गेंद हो। ठीक है, मेज पर 0.5 kg का एक ठोस रखा गया है। वो ठोस गेंद हो सकता है या बाट हो सकता है। ठीक है, तो करे कि उस पर बताइए कि कितना बल लगा दिया जाए कि 4 ही सेकंड में, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न कर ले। तो इससे ही पता चल रहा है, बल तो हमको निकालना है, बल तो पूछा ही है, लेकिन जब उस ठोस को मेज पर रखा गया तो ये स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, विरामावस्था में है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 मीटर प्रति, कह रहा है कि टी फॉर टाइम, यानी 4 सेकेंड में ऊपर कितना बल लगा दें कि 4 सेकेंड में उसका वेग, यानी अंतिम वेग वह 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। ठीक है, और उसका यम के मान कितना है? 0.5 kg। ठीक है, तो ये बताओ हमको बल निकालना है, तो बल बराबर यम ये चाहिए ना। तो देखो यम के मान पता है और ये के मान नहीं पता है, तो हम अभी बल नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बल निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। यहाँ आ जाओ, तो गति के प्रथम नियम क्या था? प्रथम समीकरण, तो पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से ये के मान निकालो, तो v के मान 2 दिया है ना, देखो यहाँ u के मान, a के मान पता नहीं, t के मान 4। ठीक है, अब देखो तो 2 बराबर 4a, तो a के मान कितना हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, तो 2/4 इक्वल टू a, तो इनसे ही कट के कितना हो जा रहा है? a के मान 1/2। हाँ, या a के मान जब 1 में 2 से भाग करोगे तो 0.5 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण मिल गया। देखो अब एक f का मान निकालते हैं, तो m का मान कितना है? 0.5, a के मान 0.5, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो गई ने, 0.25 न्यूटन। मात्रक क्या लिख देंगे? यानी जो ठोस उस मेज पर रखा गया है, तो उस ठोस पर आप 0.25 न्यूटन का अगर बल लगा देते हो, तो उसमें इतना का स्पीड पकड़ लेगा 4 सेकंड में।
ठीक है, इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से लगेगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी यम द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न कर देता है, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से भागना शुरू कर देता है। तो बताओ कि वह पिंड कितना किलो का है। तो हमको यम का मान निकालना है इसमें। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले कह रहा है कि पहले तो यम के भाई मान निकालना है, ठीक है, और न्यूटन देखकर आपको जान जाना है कि यफ का मान है, यफ का मान दिया है, ठीक है। यफ बराबर यफ बराबर 250 न्यूटन, और देखो टी का मान 4 सेकेंड। वो क्या दिया है, वी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्यों वी का मान है जी, यू का हो सकता है। कह रहा है कि यम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, यानी वो है 10, यानी रेस पकड़ लिया है, पहले तो रुका हुआ था। तो u के मान क्या होगा, 0। तो ये बताओ हमको यम निकालना है। तो यम कब निकलेगा, जैसे कि यफ बराबर होता है यम ए, तो यम निकालोगे तो यम बराबर कितना हो जाएगा, यफ बट्टे ए, मतलब इसमें नहीं किसी आकर भाग करना शुरू कर देगा। तो देखो यफ का मान हमको पता है, ए का मान नहीं पता है। इसके पहले जैसे उदाहरण हमने लगाया है जो प्रश्न, इसके पहले सेम उसी जैसा। तो एक सूत्र लगाओ ए के मान निकालने के लिए, b बराबर u प्लस, तो b के मान 10, u के मान 0, a के मान पता नहीं, t के मान 4। तो 10 बराबर 4t, तो t बराबर, हाँ यहाँ पर 4a, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 10 बट्टे, तो a के मान देखो भाई ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 2, 5 बट्टे 2, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आ जाओ इसके पास यम का मान निकाल लो। तो यफ का मान 250 है, अब बट्टे में लिखना है तुमको 5 बट्टे 2, तो इसका उल्टा कर दो। तो 250 गुणे 2 बट्टे 5, तो 5 से इको बार में कट जाएगा, देखो 5 से 25 कट गई ने 5 बार में, और शून्य को रख लो। तो 50 गुणे 2, तो 50 दूनी 100, यानी वो वस्तु को किलो की है भाई, 100 किलो की वस्तु है, जिस पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगाया गया, तो वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। इस प्रकार यम का मान आपको प्राप्त होगा।